हूँ सुधांशु, आज एक एक और फिगर आई है और ये सारी चीजें रिलेटेड है एक दूसरे से। उनको टेस्ला कार बेचनी है तो इनको आने नहीं देना, उनका स्टार लिंक है। एक आज एक फिगर आई है कि 1 जुलाई 2025 को दिल्ली में 10 और 15 साल पुराने जो वाहन वाली जो नीति है कि ओल्ड, वो पुरानी गाड़ियां नहीं चलेंगी, वो 62 लाख वाहन आज खत्म हो रहे हैं दिल्ली में, 62 lakhs। और 1 जुलाई 2026 तक, 1 जनवरी 2026 तक ये टोटल 1 करोड़ 6 लाख हो जाएंगे। और ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये जो वाहन है 10 से 15 साल हैं, ये दिल्ली से बाहर चलेंगे, मतलब नेशनल कैपिटल रीजन है, लेकिन बाकी जगह चलेंगे। तो बाकी जगह ऐसा कौन सा फिट हो जाएगा इसमें, वो कि प्रदूषण नहीं होगा, मतलब, या बाहर के लोग प्रदूषण फ्री, मतलब वो है, उनको प्रदूषण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम और आप लखनऊ में वो चल सकता है, लेकिन दिल्ली में नहीं चलेगा। 1 करोड़ 6 लाख वाहन है, उसमें से 80 लाख स्कूटर है, 26 लाख गाड़ियां हैं। लोगों का मानना यह है कि ये सीधे सीधे, जैसे अमेरिका में एक लॉबी है जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स की है, वो कभी भी ट्रेन को सफल नहीं होने देती है, वो चीज हिंदुस्तान में भी आ रही है। ये केवल लॉबी का खेल है कि इसको बाहर करो, क्योंकि या तो अगर वो प्रदूषण दे रहा है तो प्रदूषण, क्या सीतापुर में प्रदूषण नहीं हो गया? क्या बलिया के लोग प्रदूषण से नहीं मरेंगे? मतलब वो केवल दिल्ली के लोग प्रदूषण से अफेक्टेड होंगे? ये कौन सी नीति है? मैं इस पे इसलिए पूछ रहा हूं कि ये कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि अमेरिका में इतना तरक्की के बाद भी अमेरिकन ट्रेन दुनिया के स्तर पे आप तो उसको किए वो नहीं है। और ओवरऑल आपका जो इंप्रेशन जो अभी ये कल से चल रहा है उस पे, और लेकिन जरा इस पे भी कि जो लॉबी हॉबी है, हावी हो रही है ट्रांसपोर्टेशन वाली, उसका क्या मामला है सुधांशु? पहले तो मैं आपने बुलाया मुझे, तो जो सब्जेक्ट आपका था इस पे तो मैं आप ही से समझता रहता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं। लेकिन अब दो बड़बोले लोग पहले उससे बात कर रहे हो जब, तो मेरे जैसे के आदमी के लिए वो एंटरटेनमेंट से ज्यादा कुछ नहीं रह जाता। एक आदमी है जो कह रहा है कि इनका टैक्स क्रेडिट जो है ईवी पे वो कम हो जाएगा, इसलिए ये परेशान है, इनका सीधा सेल्फिश इंटरेस्ट है। और यहाँ तक बोल रहे हैं कि डिपोर्टेशन ये एज अ टूल यूज कर रहे थे, अब यहाँ तक बोल रहे हैं कि इलॉन मस्क को ही वो डिपोर्ट कर देंगे साउथ अफ्रीका। और इलॉन मस्क भी बड़बोले हैं। पहले आपको याद होगा जब ट्विटर इन्होंने टेक ओवर किया था तो क्या क्या कहा था इन्होंने, और जब वेरीफाइड वो ब्लू टिक वगैरह शुरू हुआ था तो इनके अकाउंट पे ही कुछ क्वेश्चन मार्क लग गया था। जो भी हो, अभी ये कह रहे हैं कि जिन ये कांग्रेसमैन ने सपोर्ट किया था कटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, लेकिन आज इस बिल को सपोर्ट किया है, दे शुड हैंग देयर हेड इन शेम। और इनके पीछे मैं जाऊंगा और नई पार्टी, अमेरिका पार्टी, शायद क्या ऐसी कुछ बात कर रहे हैं ना, अमेरिका पार्टी बनाऊंगा। तो मुझे तो लगता है कि वो भी बड़ा क्लेम, ठीक है, ही इज अ मेगा डोनर ऑफ रिपब्लिकन पार्टी, लेकिन एक पार्टी बनाना एक आदमी के लिए फिर पैसे के जोर पे, वेयर देयर इज अ लेगेसी एंड ट्रेडिशन ऑफ इयर्स एंड डेकेड्स, वो कोई मामूली काम नहीं है। तो दोनों ही बड़बोले हैं। मुझे इसमें एंटरटेनमेंट से ज्यादा इस वक्त कुछ नजर नहीं आ रहा। पेनी एनालिसिस तो झा साहब और स्वामी साहब और फिर बाद में प्रशांत जी करेंगे ही। अब आपके सवाल पे आते हैं, तो अब इसको कैसे देखा जाए? देखिए, अमेरिका में भी जब ये सब लागू हुआ था तो कुछ स्टेट्स में ज्यादा स्ट्रिंजेंट था, कैलिफोर्निया सबसे आगे रहता था, कुछ स्टेट्स में उतना नहीं था। तो अगर इसको ये माना जाए कि दिल्ली में प्रदूषण सबसे ज्यादा है, तो दिल्ली एरिया के लिए सबसे स्ट्रिंजेंट मेजर लाए गए, और 10 से 15 साल की गाड़ियां ये दिल्ली से डिस्ट्रीब्यूट होके हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सब जगह निकल जाएंगी और वहां चल सकती हैं। अब इसमें दोनों बात हो सकती है, ये एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन ऑटो लॉबी का जरूर इसमें बड़ा जोर है कि अभी दिल्ली तो एक आजकल आज की डेट में मेरे ख्याल से दिल्ली में कहीं, अब मुझे याद नहीं है फिगर, दिल्ली में शायद बाकी तीनों मेट्रो से मिला के जितनी गाड़ियां हैं उतनी दिल्ली में है। तो सबसे बड़ा परचेजर और दिल्ली ही है ऑटो, चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर्स हो। तो ऑटो लॉबी का भी बड़ा जोर इसमें लगता है। जो नंबर आपने अभी बताया ये तो वाकई बहुत बड़ा नंबर है।
तो मुझे लगता है कि सिर्फ पोल्यूशन कंट्रोल इसके पीछे नहीं है, वो लॉबी का खेल भी होगा, और इसको अगर करना ही था तो थोड़ा और ग्रेजुएटेड ढंग से करते मेरे ख्याल से तो ज्यादा अच्छा रहता। और आपने कुछ ट्रेन्स के बारे में पूछा था, अमेरिकन जी ट्रेन्स? जी, ये लॉबी जब जैसे अमेरिका में वो ट्रेन को एक एक हद से ज्यादा अच्छा नहीं चलने देते हैं, क्योंकि उनका जो लॉबी है ट्रांसपोर्ट वाली, मतलब जो कार मैन्युफैक्चरर्स की, वो उसको रोक के रखती है कि ट्रेन इससे ज्यादा नहीं, मेट्रो नहीं चलेंगी, फलाना नहीं चलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वहां पे एक देखिए हाई स्पीड लाइन कैलिफोर्निया में बात हो रही है, वो मेरे ख्याल से 20 साल हो गए होंगे, और रेयरली ऐसा कोई प्रोजेक्ट होता है वेस्टर्न कंट्रीज में जहां इतना ड्रैग करे, और अभी भी उसके ऊपर कुछ, वो बेसिकली लॉबीज का ही खेल है। वरना ट्रेन की जो फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन है उसमें अमेरिका दुनिया को लीड करता है, क्योंकि जितनी फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन से यूएसए में है उतनी दुनिया में और कहीं नहीं है, और टेक्नोलॉजी के भी मामले में। तो ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड ट्रेन अमेरिका के लिए कोई इतनी बड़ी बात हो, वो लेगेसी ही नहीं है वहां पे। वो ऑटो लॉबी और आपकी एयर लॉबी दोनों मिलकर ट्रेन का डेवलपमेंट ये नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर को छोड़ के नहीं के बराबर है। और कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस तो एज ए टूरिस्ट अट्रैक्शन लोग करते हो जो अमेरिका में रहते हो, जहां साहब से ही पूछिए कभी कोई लंबी जर्नी ट्रेन में की हो उन्होंने स्लीपर, ये रेयर बात है। तो वो वहां का एक पुराना चला रहा है। अब उन्होंने चूंकि इंटरस्टेट हाईवे डेवलप कर लिए थे बहुत पहले 50s में ही, और वही उनका बेस बन गया, ऑटो का भी सेंटर रहा। तो ये आपकी बात सही है कि ट्रेन्स का डेवलपमेंट वहां बहुत पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, लेकिन वो करने नहीं देते हैं लोग, और वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर में ही है। सुधांशु, मैं चलते चलते एक चीज बस आपसे पूछ लूं। मैं इसलिए ये समझना चाह रहा हूं कि रेलवे में इंपोर्ट का जो मामला होता है, वो क्या अमेरिका भी उसमें एक मेजर प्लेयर है कि आप लोग जर्मनी और यूरोप से और कहां से, वो जरा 2 मिनट में ब्रीफ कर दिए कि भारत को रेलवे के चश्मे से अगर देखा जाए तो कौन सी कंट्री इंपॉर्टेंट है जिसमें, जिससे जापान एक आपने बताया था, आपने एक अच्छी चीज और भी बताई थी, जापान ने आपको ऐसा फिट कर दिया है वो कौन सी बुलेट ट्रेन में कि पहले उस अपनी पटरी बिछा दी, अब दूसरी पटरी, आप दूसरी ट्रेन ले ही नहीं सकते हो, झक मार के लेना पड़ेगा जापान की ही ट्रेन, अब वो चाहे जिस भी औने पौने जो भी दाम पे बेचे। भारत का अमेरिका से रेलवेज का क्या कितना वो है लेन देन? हाँ, मैं उस पे आने से पहले थोड़ा जापान वाली बात क्लेरिफाई कर दूं। जब ये लोन लाए थे मोदी जी, तो ये था कि बहुत अच्छा लोन है, सॉफ्ट लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, पर ये इस तरह का इंटरनेशनल बुलेट ट्रेन की बात जी जी, कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ऐसा कोई लोन दुनिया में होता नहीं है। वो सॉफ्ट जरूर था, इंटरेस्ट कम था बहुत, लेकिन उसमें चीजें टाइट रहती हैं कि आप बाद में ये सब सामान जो है जापान से खरीदेंगे 30%, और ये सर्टन सेफ्टी रिलेटेड चीजें आप जापानीज कंपनी से खरीदेंगे, और ये पता रहना चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। तो वही हुआ, जब पटरियां बन गई तो ये हुआ कि अब ट्रेन और सिग्नलिंग सिस्टम जापान से आएगा, और जापान ने बहुत ही हाई कोट किया जो अब बहुत ही अनरीजनेबल था। इस समय इन्होंने अब उसको सॉर्ट आउट करने के बजाय, क्योंकि शायद अब वो दोस्ती पीएम लेवल पे जापान के साथ अब शायद नहीं है जो आबे साहब के समय में थी, इन्होंने अब दूसरी ट्रेन वगैरह ऑर्डर कुछ की है। अब आगे क्या होता है, कितनी चल पाएगी, पर ये 320 किलोमीटर की ट्रैक पे अपनी कम स्पीड वाली ट्रेन चलाएंगे, वो भी एक गड़बड़ होगा। तो अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। आपके रेलवे वाली बात पे, यस, जब डीजल लोको ज्यादा चलते थे तो डीजल लोको की टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी अमेरिका में है, तो उस समय काफी कुछ इंपोर्ट यूएसए से होता था। अब डीजल लोको हिस्ट्री हो गई, अब तो जितने बचे हैं वही चल रहे हैं, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा इस साल या अगले साल तक। तो इस समय इंपोर्ट का लेवल जो भी अभी है रेलवे रिलेटेड, वो जापान और यूरोप से ज्यादा है, और चाइना से भी है, लेकिन चाइना पे चूंकि एम्बार्गो हम लोग ने लगा रखा है, तो वो चाइना से जो है वो तमाम कंडीशंस और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से क्लियरेंस के बाद ही आ पाता है। पर अगर वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो सबसे ज्यादा सामान चाइना से आता, बिकॉज आज की डेट में रेल रोड इंडस्ट्री में चाइना इज नो लेस देन यूरोप और जापान।